वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 23वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 23वां पार्ट है। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान के 22 वीडियो और करंट अफेयर्स के 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस में से एक सिंगल भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे ही वीडियो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पे क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। तो पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद हम हमारा 23वां पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का पूछा था, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र और सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। तो इन दोनों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो आप आंसर जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 23वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मोस्ट लिखा है तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। ओजोन परत समताप मंडल में है। तो आपको जब भी पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में है तो आपको टिक करना है कि ये समताप मंडल में है। समताप मंडल में ओजोन परत का 90% हिस्सा है और क्षोभ मंडल में 10% हिस्सा है। तो 90% हिस्सा है समताप मंडल में, इसीलिए इसको माना जाता है कि ओजोन परत समताप मंडल में है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको समताप मंडल पे टिक करना है। अब ओजोन परत है क्या, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। समताप मंडल में ये एक परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन संरक्षण से हो क्या रहा है कि हम आजकल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जितनी भी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, इनसे CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि कौन सी गैस पहुंचाती है, तो आपको याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहां से निकलती है? मोस्टली ये रेफ्रिजरेटर का जो रेफ्रिजरेंट होता है उससे निकलती है। तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली। तो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है ओजोन परत को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पे है। अब हो क्या रहा है कि जब हम इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिन पे दिन AC का यूज बढ़ता जा रहा है, रेफ्रिजरेटर लगभग हर घर में हो चुका है, तो जितनी ज्यादा ये चीजें यूज होंगी उतना ही ज्यादा CFC निकल रही है। और ये CFC हमारी ओजोन परत को नष्ट कर रही है और ओजोन परत में ये छिद्र हो गया है। इसे छिद्र कह रहे हैं, मतलब जो नष्ट हो रही है तो एक बहुत सारा एरिया खाली होता जा रहा है, तो इसे छिद्र कहा जाता है, ओजोन छिद्र। तो सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पे है? तो यह है अंटार्कटिका के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है, तो ये अंटार्कटिका पे है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन आवश्यक हैं। अगर आप पर्यावरण संतुलित चाहते हैं तो 33% वन होना चाहिए। जितनी हमारी भूमि है उसके 33% हिस्से पे वृक्ष होने चाहिए, यानी कि वन होने चाहिए, तब हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन आवश्यक हैं, तो 33% तो मिनिमम होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल किस राज्य में है। अब ये दो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों एक साथ लिखे हैं, मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल, तो ये है मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्रफल, परसेंटेज,
तो ये किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वन का है मध्य प्रदेश में, और अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्षेत्रफल कहाँ पे है? मिजोरम में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से मिजोरम का क्षेत्रफल कम है, और अगर परसेंटेज वाइज निकाला जाए तो मिजोरम के टोटल एरिया के 88.93% एरिया पे वन है। तो प्रतिशत वाइज यानी कि परसेंटेज वाइज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसी राज्य में वन है तो वो मिजोरम में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1972 में। भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी कि जो हमारे बाघ हैं, शेर हैं, एक सींग वाला गैंडा है, हाथी है, जितने भी ये वन्य जीव हैं इनके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और कब लागू किया गया? 1972 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है, पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम आया 1972 में, फिर वन के संरक्षण के लिए आया 1980 में। मैंने ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए एक साथ लिखे हैं कि आपको इनमें कंफ्यूज ना हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, उसके बाद 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम, और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों ही ऑप्शन में देते हैं। एग्जामिनर दिमाग लगा देता है, 1972 भी लिख देता है, 1980 भी लिख देता है। तो कुछ स्टूडेंट 1972 पे टिक कर देते हैं, कुछ 1980 पे टिक कर देते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये वन्य जीव और वन, इनमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है कि 1980 था या 1972 था, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। और आपको कैसे याद रखने हैं कि पहले जीवों को बचाया गया, उसके बाद वनों को बचाया गया, ऐसे याद करेंगे तो आप 1972 वन्य जीव के लिए और 1980 वनों के लिए, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो भारत में वन्य जीव संस्थान है देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है वन्य जीव संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं और जितने भी रिपीट होते हैं सारे मैंने कवर किए हैं। अभी तक हम हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जियोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, और करंट अफेयर्स को फरवरी तक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का सर 17वां पार्ट अपलोड करिए। केवल करंट अफेयर्स मार्च और अप्रैल की आपके लिए रह गई है, वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन पहले हम जीके कवर कर रहे हैं क्योंकि जीके कवर करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स तो हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे क्योंकि अभी रिसेंट का है, तो वो आपको याद भी होगा और कुछ मैं आपको कवर करा दूंगा, पर आप चिंता मत करिए, मार्च अप्रैल का करंट अफेयर मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन पहले हम जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये अभी प्रेजेंट टाइम पे पर्यावरण कंप्लीट कर रहे हैं। पर्यावरण हम पूरा जितना आपको दे देंगे, जितना आपको बता देंगे, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी है देहरादून में। ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए साथ लिखे गए हैं कि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो। वन्य जीव संस्थान भी है देहरादून में और वन अनुसंधान संस्थान भी है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF का पूरा नाम, तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला? वर्ल्ड वाइड फंड। अब इसमें है क्या अंतर? जब ये WWF का गठन हुआ था ना, उस टाइम इसका नाम था वर्ल्ड वाइड फंड। क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड पे टिक करना है। और अगर दोनों भी ऑप्शन में दे दे कि वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दोनों ऑप्शन में भी दे दे, तब भी आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टिक करना है, क्योंकि इसका प्रेजेंट टाइम पे नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और इस पे बहुत विवाद भी रहा है। क्या रहा है कि दोनों ऑप्शन में दे दिए थे, लेकिन सही वही माना जाता है जो प्रेजेंट टाइम में है। जब इसका गठन हुआ था तब इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पे टिक करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पे टिक करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। पूरा डिटेल में बता दिया है मैंने आपको कि एक बार पूछा गया है और दोनों ऑप्शन में दिए थे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को सही माना गया था, तो आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पे ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है, यानी कि इसका सिंबल कौन सा एनिमल है, तो जायंट पांडा है इसका प्रतीक सिंबल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है, तो ये है जायंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 1973 में। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, टाइगर को बचाने के लिए। टाइगर बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे हमारे देश में, समाप्त होते जा रहे थे टाइगर बहुत जल्दी जल्दी। इसी को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, टाइगर के संरक्षण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में। जो नई दिल्ली का चिड़ियाघर है उसी को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। और शायद आप अभी तक कभी गए होंगे दिल्ली, तो चिड़ियाघर घूम के आए होंगे, उसी को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जितना मैं मोस्ट लिखूं उतना कम है इस क्वेश्चन के लिए। भारत का पहला नेशनल पार्क, तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पहले नाम क्या था, तो कभी ये पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था, हैली नेशनल पार्क। और ये कब बना, 1936 में। तो आप याद रखिए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। और ये कब बना, ये 1936 में बना। और एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। और एक और मैं आपको थोड़ी टिपिकल नॉलेज बता देता हूँ, जब बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना होता है तब ये पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जब बहुत टफ क्वेश्चन पूछना होता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा निकलती है, रामगंगा बहती है। ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, जब एग्जामिनर का मूड बहुत ही खराब हो, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछना हो तब पूछा जाता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क, और ये कब बना नेशनल पार्क, 1936 में। इतनी तो आपको जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर बाघ आवास। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है नागार्जुन सागर, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और जब जब आंध्र प्रदेश की बात आई है, मैंने आपको 1000 बार बताया होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का। और अब भी अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और गलत करके आ गए तो ये बहुत गलत बात होगी। मैंने आपको बहुत बार बताया है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का। और कब हुआ, 1953 में। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और हाथी परियोजना 1992 में। दोनों याद रखने हैं, दोनों बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श आवास कौन सा है, तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श आवास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसी का पूर्व नाम भी पूछा जाता है, तो इसका पूर्व नाम था भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार, क्योंकि ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ये पूर्व नाम था भरतपुर पक्षी विहार। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तो याद रखना ही है कि साइबेरियन सारस के लिए भारत में आदर्श आवास कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और डबल मोस्ट लिखा है, तो आपको याद बहुत ध्यान से रखना है, और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, ये भी याद रखिए आप। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। आपको मध्य प्रदेश पे टिक करना है, जब भी ये पूछा जाए आपको मध्य प्रदेश पे टिक करना है, क्योंकि इसका 90% पार्ट है मध्य प्रदेश में और 10% पार्ट है महाराष्ट्र में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश पे आपको टिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों में फैला हुआ है, तब आपको मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र पे टिक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया पर्यावरण का एक सिंगल भी क्वेश्चन मैं आपसे ऐसा छोड़ूंगा नहीं जो आपसे पूछा जाए और मैंने आपको बताया ना हो। जितना मैं आपको बता दूंगा उससे बाहर आपसे एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट भी करते चलिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जरूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन लिख दिए जाएं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको जब वीडियो में डिस्कस करता हूँ तो मुझे साथ के साथ याद आते जाते हैं, मैं उनको आपको बताता हूँ, तो आप उनको भी नोट कीजिए। ये संख्या पे मत जाइए कि 572वां क्वेश्चन चल रहा है या 570वां क्वेश्चन चल रहा है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जब वीडियो में डिस्कस करता हूँ तो बताता हूँ, आप उनको नोट किया करो। अगर आपने नोट किए होंगे तो क्वेश्चन आपके 1000 से ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग इसी बात में टेंशन में है कि सर 1000 क्वेश्चन कब कंप्लीट होंगे। जरूरी नहीं है मैं सारे क्वेश्चन लिख ही दूं। अगर मैं आपको लिख दूंगा तो आपको समझाऊंगा क्या, फिर मैं बहुत सारी चीजें समझाई भी जाती हैं। तो जब मैं आपको समझाता हूं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूं, आप उन्हें नोट किया करो। क्वेश्चन 1000 से ऊपर हो चुके होंगे अब तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अधूरे प्रज्वलन यानी कि पूरा जलन नहीं होता, जैसे अगर फ्यूल है उसमें पूरा कंबसन नहीं हुआ उस फ्यूल का, तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और जो बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट जब पीते हैं तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का यानी कि एसिड रेन का रीजन क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये है अम्ल वर्षा का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश है कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक। जैसे आपने देखा होगा जितने भी कोयले वाले पावर प्लांट हैं तो जब वहां पे कोयले का कंबसन होता है तो ये फ्लाई ऐश निकलता है। तो ये फ्लाई ऐश है क्या? कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, और इसे नोट करिए आप, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसे 99% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। कितने? 99% गलत करके आते हैं। तो इसे आप नोट करिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है तो पहला ही ऑप्शन दिया जाता है वायु प्रदूषण। क्या दिया जाता है? पहला ऑप्शन वायु प्रदूषण, फिर ये दूसरा या तीसरा ऑप्शन दिया जाता है ध्वनि प्रदूषण। स्टूडेंट देखता है ग्रीन, ग्रीन मतलब पेड़ पौधे, और वो वायु प्रदूषण पर टिक कर देता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अब ये कैसे संबंधित है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कभी रोड देखा होगा, जैसे सपोज ये रोड है तो उसके दोनों तरफ ये पेड़ लगाए जाते हैं। जब भी आपने रोड देखा होगा तो रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। अब ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? इसका मेन रीजन क्या है कि जब आप यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पेड़। जो रोड के बराबर में पेड़ लगाए जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रह रहे होंगे तो जितना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे होगा रोड पे, उसका बहुत सारा पार्ट ये पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये ध्वनि प्रदूषण आप तक नहीं पहुंचता है। तो जो पेड़ लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, तो इन्हीं पेड़ों को, जो बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, इसी को कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है तो आपको टिक करना है ध्वनि प्रदूषण से। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 99% स्टूडेंट इसे गलत करते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। मैं आगे आने वाले किसी न किसी वीडियो में ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और अगर आपने तब गलत किया तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि मैं याद तो करा के मानूंगा आपको कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। और बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप अपने माइंड में सेट रखिए कि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सामान्य ज्ञान का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान रहे, आपसे मैं पूछ रहा हूं विश्व की सबसे लंबी नदी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं उसका आप आंसर जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप इस बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो आप यूपी पुलिस की सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।